बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में तीन जिगरी दोस्त रहा करते थे। ये तीनों अपने अपने काम में माहिर थे और गांव में अपनी अपनी पहचान रखते थे। पहले दोस्त का नाम रवि था, जो घोड़ों का व्यापारी था। दूर दूर के देशों से ऊंची नस्ल के घोड़े खरीदकर उन्हें ऐसी जगह बेचता जहां घोड़ों की कमी होती थी। रवि का एक बड़ा अस्तबल था जिसमें हमेशा 30 से 40 अच्छी नस्ल के घोड़े बंधे रहते थे। इन घोड़ों की देखभाल के लिए उसके पास कई नौकर चाकर भी थे, जो घोड़ों को खिलाने पिलाने और साफ सफाई का ध्यान रखते थे। दूसरा दोस्त रामपाल था, जो एक जोहरी था, जिसे हीरे जवाहरात और मोतियों की परख में महारत हासिल थी। रामपाल का व्यापार दूर दराज के इलाकों तक फैला हुआ था और उसे अक्सर काम के सिलसिले में कई देशों की यात्रा पर जाना पड़ता था। रामपाल के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसका आलीशान घर नौकरों से भरा रहता था, जो उसकी हर जरूरत का ध्यान रखते थे। तीसरा दोस्त दिलीप था, जो एक खेतीहर किसान और गांव का मुखिया था। दिलीप अपनी समझदारी और न्याय के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। अक्सर गांव के लोग अपने झगड़ों का निपटारा करने के लिए दिलीप के पास आते और वह अपनी अक्लमंदी से उन झगड़ों को चुटकी में सुलझा देता। इसलिए गांव वाले दिलीप की बहुत इज्जत करते थे। ये तीनों दोस्त भले ही अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे, लेकिन जब भी मौका मिलता एक दूसरे से मिलने का समय निकाल ही लेते थे। एक दिन दिलीप ने अपने दोस्त को घर बुलाया। तीनों ने बैठकर खूब बातें की। तभी दिलीप ने कहा, दोस्तों, अगले महीने कुंभ का मेला शुरू हो रहा है। मेरा मानना है कि हमें तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए। हम लोग धन कमाने में अपनी ज़िंदगी बिताते जा रहे हैं, लेकिन भगवान की भक्ति और तीर्थ यात्रा के लिए भी समय निकालना चाहिए, ताकि हमारा परलोक सुधर सके। रामलाल ने इस पर सहमति रामपाल ने इस पर सहमति जताते हुए कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो दिलीप। सच कहूँ तो पैसा कमाते कमाते मैं भी थक चुका हूँ। अब कुछ समय भगवान की भक्ति में बिताना चाहता हूँ। रवि ने भी उनकी बातों का समर्थन करते हुए कहा, तो चलो अगले 3 दिनों में हम अपने सारे काम निपटा लेते हैं और तीर्थ यात्रा के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले 3 दिनों में तीनों दोस्तों ने अपने अपने ज़रूरी काम पूरे किए और यात्रा की तैयारी में जुट गए। यात्रा के दूसरे दिन उन्होंने एक नगर में पड़ाव डाला और वहां की एक सराय में रुकने का फैसला किया। यात्रा करते करते वे काफ़ी थक चुके थे और आराम करना चाहते थे, लेकिन उस रात एक भयानक घटना घटी। सराय में अचानक आग लग गई। चारों तरफ हाहाकार मच गया। किसी तरह तीनों ने अपनी जान बचाई, लेकिन आग और धुएं के कारण उनकी आंखों की रोशनी चली गई। जब वे गांव लौटे तो उनका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। अब उन्हें हर छोटे बड़े काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। उनके कारोबार भी ठप हो गए और धीरे धीरे उनकी जमा पूंजी खत्म होने लगी। आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई, लेकिन उनकी दोस्ती में कोई कमी नहीं आई। एक दिन जब तीनों दोस्त बैठकर अपनी तकलीफ़ों पर चर्चा कर रहे थे, तो दिलीप ने कहा, दोस्तों, हमारे दुर्भाग्य ने हमें इस हालात में पहुंचा दिया है। अब तो खाने के लिए भी लाले पड़ गए हैं। मुझे यह सोच सोचकर चिंता होती है कि हमारा भविष्य कैसे बीतेगा। रवि ने गंभीर स्वर में कहा, दिलीप, जो होना था वह तो हो चुका। अब आंखें वापस आना तो मुमकिन नहीं, लेकिन हमें भविष्य के लिए कुछ सोचना होगा। मेरे पास एक उपाय है। गोपाल के राजा विराट से मेरे अच्छे संबंध हैं। मैं उन्हें अपनी समस्या बताकर मदद मांग सकता हूँ। तीनों ने मिलकर तय किया कि वे भोपाल जाएंगे और राजा विराट को अपनी समस्या बताएंगे। दिलीप ने रवि की बात सुनकर कहा, भाई रवि, भला एक राजा के दरबार में हम 3 अंधों का क्या काम होगा। राजा विराट हम तीनों की सहायता क्यों करेंगे। तब जोहरी रामपाल ने कहा, लेकिन भाई, फिर भी हमें राजा विराट के पास जाकर उनसे मिलने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास कोई दूसरा विकल्प भी तो नहीं है। हमारी वर्तमान स्थिति ऐसी है कि हमें किसी न किसी सहारे की सख्त ज़रूरत है। यदि राजा हमारी मदद कर देते तो हमारी डूबती नैया पार लग सकती है। यह निर्णय लेकर वे तीनों भोपाल के लिए रवाना हो गए। लंबी यात्रा के बाद आखिरकार वे भोपाल पहुँचे। भोपाल का राजा विराट रवि को बहुत अच्छी तरह से पहचानता था, क्योंकि कई बार उसने रवि से बढ़िया नस्ल के घोड़े खरीदे थे। जैसे ही वे राजा के दरबार में पहुंचे, रवि ने राजा को प्रणाम किया। राजा ने तुरंत रवि को पहचान लिया और आश्चर्यचकित होकर कहा, अरे रवि,
तुम इतने दिनों बाद यहाँ कैसे आए और ये क्या तुम्हारी आंखों को क्या हो गया? रवि ने राजा को अपनी पूरी व्यथा सुनाई। उसने बताया कि किस प्रकार एक दुर्घटना के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठा और अब उसके पास जीवन जीने का कोई साधन नहीं है। उसने राजा को यह भी बताया कि उसके दो दोस्त रामपाल और दिलीप भी उसी दुर्घटना का शिकार हुए थे और उनकी हालत भी उससे अलग नहीं है। राजा विराट ने जब उन तीनों की दुर्दशा की कहानी सुनी तो उसे उन पर बहुत दया आई। उसने कहा, यह सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप जैसे हुनरमंद लोग आज इस स्थिति में हैं। लेकिन रवि, तुम यह बताओ कि यदि मैं तुम तीनों को अपने दरबार में रख लूं तो तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? आखिरकार आप तीनों तो अंधे हो। यह सुनकर रवि ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, बेशक हम तीनों अपनी आंखों की रोशनी खो चुके हैं, लेकिन हमारे हुनर आज भी हमारे साथ हैं। मैं पिछले कई सालों से घोड़ों का व्यापार करता रहा हूँ और मुझे हर प्रकार के घोड़ों की पहचान है। मैं आपके लिए यह बता सकता हूँ कि कौन सा घोड़ा शिकार के लिए उपयुक्त है और कौन सा युद्ध के लिए। मैं यह भी बता सकता हूँ कि घोड़ों की नस्ल बढ़िया है या घटिया। इस मामले में मैं आपको हमेशा सही सलाह दे सकता हूँ। राजा ने रवि की बात सुनकर कहा, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें अपने दरबार में सलाहकार के तौर पर रख लेता हूँ। इसके बाद जौहरी रामपाल ने राजा के सामने झुकते हुए कहा, महाराज, अंधा होने से पहले मैं हीरे जवाहरात और मोतियों का एक कुशल व्यापारी था। मुझे हर प्रकार के रत्नों की पहचान है। आज भी मैं केवल अपने स्पर्श से यह बता सकता हूँ कि कोई हीरा असली है या नकली। यदि आपको मेरी यह सेवा उपयोगी लगे तो कृपया मुझे भी अपने दरबार में जगह दे दे। राजा ने रामपाल की बात सुनकर सहमति जताई और कहा, यदि तुम में यह खासियत है तो मैं तुम्हें भी अपने दरबार में सलाहकार के तौर पर रख सकता हूँ। अब तीसरे दोस्त दिलीप ने आगे बढ़कर अपनी बात रखी। उसने कहा, महाराज, मेरा नाम दिलीप है। मैं ना तो घोड़ों का व्यापारी हूँ और ना ही मुझे हीरे जवाहरात की पहचान है, लेकिन मैं अपने गांव का मुखिया था और लोगों के झगड़े सुलझाने में माहिर हूँ। मेरे पास यह कला है कि मैं किसी भी इंसान के बर्ताव को देखकर यह समझ सकता हूँ कि वह व्यक्ति कैसा है। मैं अंधा होने के बावजूद भी इंसानों की फितरत को परखने में सक्षम हूँ। राजा ने दिलीप की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, दिलीप, हमें तुम्हारे जैसे अनुभवी और समझदार व्यक्ति की दरबार में बहुत ज़रूरत है। तुम भी आज से हमारे सलाहकार हो। राजा ने तुरंत अपने मंत्री को आदेश दिया कि इन तीनों के रहने के लिए महल के मेहमान खाने में उचित व्यवस्था की जाए। ये आज से हमारे दरबार के सम्मानित सदस्य होंगे। जब भी हमें इनकी ज़रूरत होगी इन्हें बुला लिया जाएगा। इस प्रकार तीनों दोस्तों को राजा के महल में जगह मिल गई और वे सलाहकार के रूप में अपनी नई भूमिका निभाने लगे। एक दिन ऐसा हुआ कि एक घोड़ों का व्यापारी राजा के दरबार में आया। वह एक उत्तम नस्ल का घोड़ा बेचने की पेशकश कर रहा था। उस सौदागर ने जब राजा को वह घोड़ा दिखाया तो घोड़े की तारीफ करते हुए कहने लगा, महाराज, यह अरबी घोड़ा है। इसके मुकाबले का दूसरा घोड़ा पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। इसकी रफ्तार ऐसी है मानो बिजली कड़क रही हो। आप इसे शिकार पर ले जाएं या युद्ध के मैदान में उतार दें, यह हमेशा आपकी कसौटी पर खरा उतरेगा। राजा उस घोड़े की कद काठी और उसके मजबूत शरीर को देखकर बहुत प्रभावित हुआ। वह सोचने लगा कि ऐसा शानदार घोड़ा उसके घुड़सवार दस्ते का हिस्सा होना चाहिए। सौदागर ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, महाराज, क्योंकि यह घोड़ा बहुत ही खास और दुर्लभ नस्ल का है, इसकी कीमत 10,000 स्वर्ण मुद्राएं है। घोड़े की इतनी ऊंची कीमत सुनकर राजा का माथा ठनक गया। उसने सोचा, आज तक मैंने इतनी ऊंची कीमत का कोई घोड़ा नहीं खरीदा। यह कीमत वाकई बहुत ज़्यादा है। इतना महंगा सौदा करने से पहले राजा ने निर्णय लिया कि क्यों ना वह अंधे रवि की सलाह ले ले। यह सोचकर राजा ने अपने एक नौकर को आदेश दिया कि वह तुरंत रवि को दरबार में बुलाकर लाए। कुछ ही समय बाद रवि दरबार में आ गया। वह हाथों से टटोल टटोल कर घोड़ों को ध्यानपूर्वक जांचने लगा। उसने घोड़े के शरीर पर हाथ फेरा, उसकी कमर को दबाया और उसकी नस्ल का अंदाज़ा लगाने की कोशिश की। कुछ देर तक जांच पड़ताल करने के बाद रवि ने गहरी सांस ली और राजा की ओर मुखातिब होते हुए बोला, महाराज, मेरा फैसला यह है कि यह घोड़ा बिल्कुल बेकार है और आपके जैसे प्रतापी राजा के काबिल तो बिल्कुल भी नहीं है। यह घोड़ा दिखने में चाहे कितना ही शानदार क्यों ना लगे, इसकी हकीकत कुछ और ही है। रवि की बात सुनकर घोड़े के सौदागर का गुस्सा फूट पड़ा। उसने तमतमाते हुए कहा, महाराज, यह तो एक अंधा व्यक्ति है।
इसे घोड़े के भले बुरे की क्या पहचान है। ये मेरी मेहनत और घोड़े की गुणवत्ता पर सवाल उठा रहा है। सौदागर की बात सुनकर दरबार में मौजूद लोग भी आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन रवि शांत बना रहा। उसने सौदागर की बातों का प्रतिवाद करते हुए कहा, महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी अपनी बात रख सकता हूँ। राजा ने अनुमति देते हुए कहा, बोलो रवि, हमें तुम्हारी बात सुननी है। रवि ने झुककर कहना शुरू किया, महाराज, यह घोड़ा बीमार है। इसे इस तरह से खिलाया पिलाया गया है कि यह दूर से देखने में स्वस्थ और ताकतवर लगे, लेकिन सच्चाई यह है कि आज तक इस पर किसी ने सवारी नहीं की। जब मैंने इसके शरीर पर हाथ फेरा और इसकी कमर को दबाया तो यह कांपने लगा। मेरी बात पर विश्वास ना हो तो आप खुद इसे जांच सकते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ, यह घोड़ा एक कदम भी नहीं चल पाएगा। रवि की बात सुनकर राजा गंभीर हो गया। उसने अपने एक सिपाही को आदेश दिया कि वह घोड़े पर सवार होकर उसकी सवारी करे। सिपाही ने तुरंत घोड़े पर चढ़ने की कोशिश की तो लेकिन जैसे ही वे सवार हुआ, घोड़ा जोर जोर से बिदकने लगा। वह इतना घबरा गया कि एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सका। यह देखकर दरबार में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। अब राजा को रवि की बातों की सच्चाई समझ में आ गई। वह रवि की काबिलियत देखकर बेहद खुश हुआ। उसने सौदागर को फटकार लगाते हुए कहा, तुम हमारे राज्य में आकर हमें धोखा देना चाहते हो। तुम्हारे इस छल के लिए तुम पर 10,000 स्वर्ण मुद्राओं का जुर्माना लगाया जाता है। राजा ने आदेश दिया कि यह राशि तुरंत वसूली जाए और रवि को दी जाए। सौदागर ने मजबूरी में राजा के आदेश का पालन किया। जुर्माने के रूप में वसूली गई 10,000 स्वर्ण मुद्रा रवि को सौंप दी गई। इस घटना के बाद राजा ने रवि को न केवल और अधिक सम्मान दिया, बल्कि उसकी सलाह को राज्य के हर महत्वपूर्ण निर्णय में शामिल करने का वचन भी दिया। राजा के खजाने में एक बहुत ही बेशकीमती और बड़े आकार का मोती था। राजा चाहता था कि उसके पास बिल्कुल इसी तरह का एक और मोती होना चाहिए। कुछ दिनों के बाद एक जोहरी राजा के पास आया और ठीक उसी तरह का एक मोती पेश किया। राजा को वह मोती बेहद पसंद आया और उसने तुरंत उसे खरीदने की इच्छा जाहिर की। जोहरी ने कहा, महाराज, इस मोती की कीमत 5,000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। राजा ने सोचा, क्यों ना इसे खरीदने से पहले अंधे रामपाल से इसकी परख करवाई जाए। वह अपने ज्ञान और अनुभव के लिए प्रसिद्ध है। यह सोचकर राजा ने तुरंत अपने नौकर को भेजकर रामपाल को बुलवाया। रामपाल वहां पहुंचा और हाथ में उस मोती को लेकर उसे टटोलने लगा। कुछ देर तक मोती को टटोलने के बाद उसने राजा के पास मौजूद पुराने मोती को भी अपने हाथों में लिया और उसे भी बहुत ध्यान से परखता रहा। काफी देर बाद रामपाल ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, महाराज, ये मोती जिसे आप 5,000 स्वर्ण मुद्राएं देकर खरीदने का विचार कर रहे हैं, यह बिल्कुल नकली है। रामपाल की बात सुनकर जोहरी भड़क उठा और गुस्से में अंधे रामपाल को अपशब्द कहने लगा। उसने कहा, महाराज, ये आदमी तो अंधा है, भला इसे मोती की क्या पहचान होगी। राजा ने शांत स्वर में रामपाल से पूछा, तुमने इस मोती को नकली क्यों बताया? क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? रामपाल ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, महाराज, मैं इसे अवश्य साबित कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे एक पत्थर मंगवाने की आज्ञा दें। राजा ने तुरंत एक नौकर को पत्थर लाने का आदेश दिया। जब पत्थर लाया गया तो रामपाल ने पहले राजा का मोती लिया, उसे जमीन पर रखकर पत्थर से एक जोरदार चोट मारी। पत्थर की चोट से मोती फिसलकर दूर जा गिरा, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके बाद रामपाल ने जोरी का मोती लिया और उसे जमीन पर रखा। जैसे ही उसने पत्थर से जोर की चोट मारी, वह मोती चकनाचूर हो गया। यह देखकर राजा हैरान रह गया। दरबार में मौजूद सभी लोग स्तब्ध थे। राजा ने गुस्से में जोहरी को फटकार लगाते हुए कहा, तुम एक राजा को धोखा देना चाहते थे। हम चाहें तो अभी तुम्हारा सिर धड़ से अलग करवा सकते हैं, लेकिन हम व्यापारियों की इज्जत करते हैं, इसलिए तुम्हें जीवन दान दे रहे हैं। परंतु धोखाधड़ी की सजा तो तुम्हें अवश्य मिलेगी। तुम्हें 5,000 स्वर्ण मुद्राओं का जुर्माना भरना पड़ेगा। जोहरी के पास कोई चारा नहीं था। उसने तुरंत 5,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी, जो राजा ने रामपाल को दे दी। राजा रामपाल की काबिलियत से बेहद प्रभावित हुआ। उसने सोचा, मैंने दो अंधों की काबिलियत परख ली, दोनों ही मेरे लिए बेहद उपयोगी साबित हुए। अब समय आ गया है तीसरे अंधे दिलीप की भी परीक्षा ली जाए। उसने दावा किया था कि वह किसी भी इंसान के चरित्र और व्यवहार के बारे में बता सकता है। क्यों ना मैं उससे अपनी रानी के बारे में कुछ पता करूं। यह सोचकर राजा ने दिलीप को अकेले में बुलाया
और उससे कहा, हम तुम्हारी भी परीक्षा लेना चाहते हैं। तुमने कहा था कि तुम किसी भी स्त्री या पुरुष के व्यवहार के बारे में बता सकते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी महारानी के बारे में कुछ बताओ। दिलीप तुरंत तैयार हो गया और बोला, महाराज, मैं आपकी महारानी के बारे में अवश्य बताऊंगा, लेकिन इसके लिए महारानी को यहाँ बुलाने की आवश्यकता होगी। राजा ने तुरंत अपनी दासी को आदेश दिया कि वह महारानी को बुलाकर लाए। दासी दौड़ती हुई महारानी के कक्ष में पहुंची और उन्हें बुलाने का संदेश दिया। महारानी ने जवाब दिया, मैं अभी हाथ धो रही हूँ, थोड़ी देर बाद आऊंगी। दासी ने वापस लौटकर राजा को यह बात बताई। राजा ने फिर से दासी को आदेश दिया कि वह महारानी को बुलाने जाए। इस बार महारानी ने कहा, मैं अभी श्रृंगार कर रही हूँ, थोड़ी देर में आऊंगी। दासी तीसरी बार महारानी के पास पहुंची। इस बार महारानी ने कहा, मैं अभी कपड़े बदल रही हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ। चौथी बार जब दासी गई तो महारानी ने कहा, मैं अभी बाल बना रही हूँ। इस तरह जितनी बार भी दासी महारानी के पास गई, महारानी ने कोई न कोई बहाना बनाकर उसे वापस भेज दिया। महारानी दिलीप के सामने आने से स्पष्ट रूप से घबरा रही थी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद दिलीप ने राजा को अपना फैसला सुनाते हुए कहा, मुझे आपकी रानी के इस तरह के बर्ताव से शक हो रहा है कि वह किसी अच्छे खानदान की नहीं है। मुझे ऐसा लगता है वह पहले किसी राजा के यहाँ दासी रह चुकी है। राजा ने हैरान होकर पूछा, तुम इतने यकीन के साथ यह बात कैसे कह सकते हो? इस पर दिलीप ने कहा, हुजूर, मैं एक अंधा व्यक्ति हूँ। भला मेरे सामने रानी को श्रृंगार करके ठाट बाट से आने की क्या जरूरत थी? लेकिन वह तो बार बार बहाने बनाकर मेरे सामने आने से कतरा रही थी। इससे मुझे शक हुआ कि जरूर दाल में कुछ काला है। दिलीप की बात सुनकर राजा के मन में एक संदेह पैदा हुआ। वह मन ही मन गुस्से से भर गया और तुरंत अपने ससुराल में कुछ सिपाहियों को भेजकर सच्चाई मालूम करने का आदेश दिया। सिपाही ने वहां जाकर पूरी जानकारी हासिल की और राजा को बताया कि रानी किसी राजघराने की नहीं बल्कि एक छोटे खानदान की है। यह बात सुनकर राजा बेहद हैरान और नाराज हुआ, लेकिन वह अपनी रानी पर कोई जुर्माना तो नहीं लगा सकता था। इसलिए उसने दिलीप को 5,000 स्वर्ण मुद्राएं अपनी तरफ से इनाम के रूप में दे दी। 2 दिन बाद राजा ने एक बार फिर से दिलीप को अपने पास बुलाया और कहा, क्या तुम मेरे मंत्री के बारे में कुछ बता सकते हो? दिलीप मुस्कुराते हुए बोला, हुजूर, आपके मंत्री के बारे में बताना कोई बड़ी बात नहीं। आपका मंत्री एक नंबर का मक्कार और बातूनी इंसान है। राजा ने चौंक कर पूछा, आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? इस पर दिलीप ने कहा, हुजूर, आपकी पत्नी के बारे में जो राज मैंने आपको बताया था वह पूरे महल में सिर्फ आपको और आपके मंत्री को ही मालूम था, लेकिन अब यह खबर पूरे नगर में फैल चुकी है। भला यह कैसे हो सकता है? जरूर आपके मंत्री ने यह बात अपने घर जाकर अपनी पत्नी को बताई होगी। उसकी पत्नी ने अपनी पड़ोसन से बात की होगी और फिर पड़ोसन ने यह बात किसी और से साझा की होगी। इस तरह यह राज पूरे नगर में फैल गया है। इससे साफ पता चलता है कि आपके मंत्री के पेट में कोई भी राज नहीं टिक सकता। राजा ने तुरंत अपने मंत्री को बुलाया और गुस्से में उससे पूछा, क्या तुमने हमारी पत्नी से जुड़े इस राज को किसी से साझा किया है? मंत्री ने शर्मिंदा होकर कहा, हुजूर, यह बात मैंने सिर्फ अपनी पत्नी को ही बताई थी। राजा को अब पक्का यकीन हो गया कि दिलीप की बात बिल्कुल सही थी। राजा को अपने मंत्री की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने उसे सजा देने की बजाय समझाने का फैसला किया। इस तरह राजा ने तीनों अंधों का इम्तिहान ले लिया था। इसके बाद राजा ने अंधे मित्रों को दरबार में बुलाया और राजा ने कहा, तुम तीनों ने मेरी हर परीक्षा में खुद को साबित किया है। अंधे होने के बावजूद तुम तीनों बेहद गुणी और अक्लमंद हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने दरबार में सलाहकार के तौर पर नियुक्त करता हूँ। आज से तुम्हारे रहने और खाने की व्यवस्था महल में ही की जाएगी। इस घोषणा के बाद तीनों मित्र बहुत खुश हो गए। अब वह राजा के दरबार में नौकरी करने लगे। राजा भी यह सोचकर संतुष्ट था कि उसके दरबार में 3 ऐसे गुणी और समझदार लोग आ गए हैं जो हर परिस्थिति में उसे सही सलाह दे सकते हैं। महल का माहौल भी अब पहले से ज्यादा सौहार्दपूर्ण और व्यवस्थित हो गया था। इस प्रकार राजा ने तीनों अंधों की काबिलियत को पहचान कर उन्हें उनके जीवन में नई शुरुआत का अवसर दिया। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ कोई नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।